नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं कहानी बड़े घर की बेटी, जो लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। तो हमारे इस कहानी के मुख्य पात्र हैं बैनी माधव। बैनी माधव गौरीपुर गांव के नंबरदार और नामी जमींदार थे। उनके पिता एक समय में बड़े ही धनवान आदमी थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर उनके पिता ने ही बनवाया था, जिनकी अब मरम्मत करवाना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। बैनी माधव अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनके पूरे साल की तनख्वाह मिलाकर सिर्फ 1000 रुपये बन पाती थी। बैनी माधव के 2 बेटे थे। उनके बड़े बेटे का नाम था श्रीकंठ और छोटे का नाम था लाल बिहारी सिंह। उनके बड़े बेटे श्रीकंठ ने बीए की डिग्री की हुई थी और वह एक दफ्तर में नौकरी किया करता था। उसकी शादी आनंदी नाम की लड़की से हो रखी थी, जो असल में एक बहुत ही बड़े घराने की लड़की थी। मगर बैनी माधव का छोटा बेटा लाल बिहारी दोहरे बदन का सजीला जवान था। सुबह उठते ही भैंस का ताज़ा दूध पिया करता था, एकदम चौड़ी छाती और देखने में बहुत ही हट्टा कट्टा था। श्रीखंड ने अपनी बीए की पढ़ाई में ही सारा समय लगा दिया और अपनी सेहत की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से दोनों भाइयों में सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देता था। श्रीखंड ने अंग्रेज़ी डिग्री तो करी हुई थी, लेकिन वह अंग्रेज़ी तौर तरीके का ज़्यादा शौकीन नहीं था। इसी वजह से पूरे गांव में उसका बड़ा ही सम्मान था। श्रीखंड की पत्नी का नाम आनंदी था। आनंदी के पिता भूप सिंह बड़े ही रईस आदमी थे। उनकी 7 बेटियां थीं, जिसमें से आनंदी चौथी और सबसे सुंदर लड़की थी। उन्होंने अपनी 3 बेटियों की शादी बड़े ही धूमधाम से की थी, पर तीनों बेटियों की शादी करते करते उन पर 15-20 हज़ार रुपये का कर्ज आ गया और इसी वजह से वह अपनी चौथी बेटी आनंदी की शादी को लेकर चिंता में थे। लेकिन एक दिन श्रीखंड उनके पास किसी प्रचार का चंदा मांगने आया। भूप सिंह को श्रीखंड का स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा और इसी वजह से उन्होंने आनंदी की शादी धूमधाम से श्रीखंड से करवा दी। महलों में रहने वाली आनंदी जब श्रीखंड के छोटे से मकान में आई तो उसने देखा कि मकान में ना तो खिड़कियां हैं, ना ज़मीन पर फर्श, ना दीवार पर तस्वीरें। यह सीधा साधा देहाती सा घर था। लेकिन आनंदी, जो महलों में पली बड़ी थी, थोड़े ही दिनों में अपने आप को उसने इस घर में रहने के लिए तैयार कर लिया। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी 2 चिड़िया ले आया और उसने आनंदी से आते ही कहा कि इनकी फटाफट जाकर सब्जी बना दो। आनंदी जब सब्जी बना रही थी तो उसने देखा कि घर में थोड़ा सा ही घी बचा है। उसने सारा का सारा घी मांस बनाने में लगा दिया। लाल बिहारी जब खाना खाने बैठा तो उसने देखा कि दाल में बिल्कुल भी घी नहीं है। लाल बिहारी ने आनंदी को बुलाकर पूछा कि इसमें घी क्यों नहीं डाला। आनंदी ने कहा कि जितना घी घर में था वह सारा मैंने मांस में डाल दिया। लाल बिहारी गुस्से में बोला, परसों ही तो इतना सारा घी आया था, क्या इतनी जल्दी सारा खत्म हो गया? आनंदी ने कहा कि जो भी था मैंने इसमें डाल दिया, अब और घी नहीं है। लाल बिहारी गुस्से में बोला, हाँ हाँ, मायके में तो जैसे घी की नदियाँ बहती थी। आनंदी को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा कि हमारे घर इतना घी तो ना ही खा जाया करते थे। लाल बिहारी भी गुस्से में लाल हो गया। उसने थाली उठाकर पलट दी और खड़ाऊँ उठाकर आनंदी की ओर फेंका। खड़ाऊँ लकड़ी की चप्पल को कहा जाता है। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊँ रोक लिया और उसके सिर पर चोट लगने से बच गई, पर उसकी उंगली पर थोड़ी सी चोट आ गई। गुस्से में कांपती हुई आनंदी अपने कमरे में जाकर बैठ गई और उसने श्रीखंड के आने का इंतज़ार किया। और श्रीखंड के घर आने तक आनंदी ने ना तो किसी से खुलकर बात की और ना ही कुछ खाया पिया। श्रीखंड शनिवार को इलाहाबाद अपने दफ्तर से घर वापस आया। भोजन के समय लाल बिहारी ने श्रीखंड से कहा कि आप ज़रा भाभी को समझा दीजिए कि वह मुंह संभाल कर बातचीत करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बैनी माधव ने भी बेटे का पक्ष लिया। उन्होंने श्रीखंड से कहा
कि बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि वह मर्दों के मुंह लगें। श्रीखंड थोड़ा चिंता में आ गया और उसने अपने पिता और भाई से पूछा कि आखिर आप मुझे बताएंगे कि बात क्या हुई है। किसी ने भी श्रीखंड को सच नहीं बताया। वो खाना खाने के बाद आनंदी के पास गया। आनंदी बहुत ही गुस्से में बैठी हुई थी। श्रीखंड ने बोला कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, और ये घर में मैं क्या सुन रहा हूँ, ये सब क्या चल रहा है। आनंदी ने श्रीखंड को सारी बात बताई कि कैसे उसके छोटे भाई ने उससे लड़ाई की और उसके खड़ाऊ फेंक कर मारा। श्रीखंड ने जैसी ये सारी बात सुनी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और श्रीखंड ने उसी वक्त अपने पिता के पास जाकर बोला कि शायद अब इस घर में मेरा रहना मुश्किल होने वाला है। बैनी माधव ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? श्रीखंड ने भी गुस्से में कहा कि आपके घर में यहाँ अन्याय हो रहा है। यहाँ पर मेरे पीछे स्त्रियों को जूतों से मारा जा रहा है। बैनी माधव कुछ जवाब न दे सके। आसपास के लोग बाप बेटे की ऊंची आवाज़ सुनकर इकट्ठा होने लगे। कोई हुक्का पीने के बहाने तो कोई लगान की रसीद दिखाने के लिए आकर उनके घर के सामने बैठ गया। बैनी माधव पुराने आदमी थे। बैनी माधव आसपास के माहौल को देख रहे थे। वह नहीं चाहते थे कि आसपास इकट्ठा हुए लोग बाप बेटे के झगड़े पर तालियां बजाएं। बैनी माधव ने बड़ा दिमाग लगाते हुए अपने बेटे श्रीखंड को कहा कि बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्ख की बात पर इतना ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उसने जो किया उसे भूल समझकर भूल जाओ। लेकिन श्रीखंड बहुत ही गुस्से में था। उसने कहा कि या तो लाल बिहारी इस घर में रहेगा या मैं, और मैं वैसे भी उसकी शक्ल बिल्कुल नहीं देखूंगा। लाल बिहारी दरवाजे पर ही खड़ा हुआ ये सब सुन रहा था। बड़े भाई की ऐसी बात सुनकर उसका दिल टूट गया। श्रीखंड अपने भाई से बड़ा प्यार करता था और अपने होश में उसने कभी भी लाल बिहारी को आज तक डांटा नहीं था। वह इलाहाबाद अपने दफ्तर से जब भी वापस आता तो लाल बिहारी के लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाता था। दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा प्यार था। लेकिन आज जब लाल बिहारी ने अपने भाई के मुंह से ये बात सुनी कि वह उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, तो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह बहुत ही ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना सामान बांधना शुरू किया। सामान बांधने के बाद वह आनंदी के पास गया और उसने कहा कि वह अब यहाँ से चला जाएगा और इस घर में कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि भैया अब उसका मुंह नहीं देखना चाहते। और वो कहने लगा कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और ये बोलते हुए लाल बिहारी रोने लगा। लाल बिहारी को रोता देखते हुए आनंदी भी भावुक हो गई और वो भी थोड़ा थोड़ा रोने लगी। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के पास माफ़ी मांग रहा था, श्रीखंड भी वहीं आसपास ही खड़ा हुआ था। आनंदी श्रीखंड को बोलने लगी कि आप सारी बात भूल जाइए और अपने भाई को माफ़ कर दीजिए, नहीं तो वो सच में घर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन श्रीखंड इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अंत में आनंदी ने किसी तरह से श्रीखंड को भी मना लिया और उसके बाद श्रीखंड और लाल बिहारी एक दूसरे के साथ गले लगकर बहुत रोने लगे। बैनी माधव बाहर से आ रहे थे। उन्होंने जब दोनों भाइयों को गले मिलते हुए देखा तो वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और वह बोल पड़े कि बड़े घर की बेटियां तो ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम भी बना लेती हैं। तो ये थी हमारी पूरी कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।